Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, आज हम लोगों को नया चैप्टर शुरू करना है, चैप्टर नंबर 4, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन में हम लोग काफ़ी चीज़ों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हम जानेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन का भी थोड़ा सा पार्ट हम लोग जानेंगे, और पूरा वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं, वेक्टर का थोड़ा बहुत पार्ट हम लोग यहाँ पर जानेंगे। क्लियर? तो तैयार हैं हम सब लोग? सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, डिफाइन वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। क्या क्वेश्चन है हमारे सामने? डिफाइन वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। तो समझने की कोशिश करते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। गौर से देखेंगे सभी लोग ऑन द बोर्ड। वैसे आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा था ना। उस टाइम भी मैंने बोला था आने वाले टाइम में बताऊंगा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो सुने भैया, दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। हालांकि ये बातें आप लोग कहीं ना कहीं 9th-10th में भी पढ़ चुके हैं, आपने डेफिनेशन तो एटलीस्ट पढ़ी ही है। सही बोल रहा हूँ ना? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, मुखारबिंद बंद रखें, जब पूछा जाए तब जवाब देना। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होती है। यानी कुल मिला के मैग्नीट्यूड तो दोनों में ही होता है, फर्क जो पड़ता है वो डायरेक्शन से पड़ता है। कैसे पड़ता है? डायरेक्शन से। स्केलर क्वांटिटीज में डायरेक्शन नहीं होती है और वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन होती हैं। कहानी समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? हालांकि ये डेफिनेशन हम लोगों ने 9th-10th में पढ़ रखी थी, ये बात हम सब लोग जानते हैं। ज़्यादातर लोग आप में से जानते होंगे कि भैया स्केलर क्वांटिटी बोले तो वो क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटी बोले तो वो क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होती है। ऐसा आप लोगों ने पढ़ रखा है, पढ़ तो रखा है, लेकिन कुछ बातें पे फोकस नहीं किया। जैसे यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है, मैग्नीट्यूड। ये वर्ड हमारे सामने थोड़ा सा नया वर्ड है। वैसे मैंने आपको बातों में शायद पहले कभी बता दिया हो, बता दिया तो अच्छी बात है, नहीं पता तो लिख लें आप लोग इसको। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, पता होना चाहिए। आज के बाद मैं जब भी कभी मैग्नीट्यूड वर्ड का इस्तेमाल करूंगा तो इसका मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर? ये नोट्स में नहीं लिखा होगा, लिख लेना इसको। मैग्नीट्यूड बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू। समझ में आ रही है बात? अगर मैं सब्जी वाले के पास गया, मैंने बोला भैया 5 किलो आलू दे दे, तो 5 किलो क्या एक नंबर है, एक न्यूमेरिक है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये क्या हुआ? मैग्नीट्यूड। क्लियर? मैंने पूछा काय दे वजन कितने, बोले 60 किलो है, तो 60 किलो क्या है? ये मैग्नीट्यूड। समझ? 5 मीटर कपड़ा दे दे तो ये 5 मीटर क्या है? मैग्नीट्यूड। समझ में आ रही है बात? मैग्नीट्यूड बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू बोले तो नंबर्स। समझ में आ रही है बात सभी को? न्यूमेरिकल वैल्यू बोले तो नंबर्स। कहानी समझ में आ रही है? हाँ, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे किसी ने बोला, मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, 2 सिचुएशन दे रहा हूँ, आप खुद ही बता देना इसमें से कौन सी सिचुएशन स्केलर को रिप्रेजेंट करती है और कौन सी सिचुएशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। एक बंदे ने सब्जी वाले को बोला भैया 5 किलोग्राम आलू दे दें, ये फर्स्ट सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन में एक बंदा सब्जी वाले को बोल रहा है भैया 5 किलो आलू दे दे, ग्वालियर जाना है। तो आप मुझे बताओ कौन सी सिचुएशन स्केलर को रिप्रेजेंट करती है और कौन सी सिचुएशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है? फर्स्ट वाली सिचुएशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, स्केलर को, क्योंकि वहां उसने क्या बोला? भैया 5 किलोग्राम आलू दे दे, यानी मैग्नीट्यूड बोला। उसने जो तो नहीं बताई कहाँ जाओ, बोले भैया डायरेक्शन तो नहीं बताई उसने कोई, तो इसका मतलब केवल मैग्नीट्यूड बताया जा रहा था, इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी हुआ। लेकिन जिसने बोला भैया 5 किलोग्राम आलू दे दे, ग्वालियर जाऊंगा, तो 5 किलोग्राम आलू क्या हो गया? मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या हो गई? ग्वालियर। समझ में आ रही है बात? तो अगर किसी ने हमसे पूछ लिया स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, तो हम उसे डेफिनेशन बता सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी मीन्स दोज क्वांटिटी विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड बट डजंट हैव डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। सीन क्लियर है सभी को? और किसी ने पूछा वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, तो दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ। क्लियर? दोज क्वांटिटी विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, दीज काइंड ऑफ क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी की अगर हम लोग बात करें, स्केलर क्वांटिटी में हमारी आती है डिस्टेंस, स्पीड, है ना, मास, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है।
वेक्टर क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी में आता है आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कहानी समझ में आ रही है सभी को? तो फटाफट इतना पढ़ लो, फिर मैं आगे की बात करता हूं। इसके बाद एक क्वेश्चन छोड़ के आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है, दैट इज एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वेक्टर। मिल गया सभी को? एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो भैया चलो जानते हैं हम लोग एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वेक्टर। एक एक करके हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बात करेंगे। लिसन एवरीवन, टाइप्स ऑफ वेक्टर की अगर हम बात की जाए तो गौर से देख। पहले मेरे को मेरी एक पजल बताओ, एक पहेली पूछता हूं आपसे, ठीक है? हर कुत्ता एक जीव होता है, ये ट्रू है या फॉल्स है? हर कुत्ता एक जीव होता है, ट्रू है? हर जीव एक कुत्ता होता है, ऐसा होना जरूरी नहीं है। सही बोल रहा हूं? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जो बात बोली आपको समझ में आई? क्लियर? हर कुत्ता एक जीव होता है, ये बात सत्य है, लेकिन हर जीव कुत्ता ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम भी तो जीव हैं, बोलो। खैर, तो बात समझ में आ रही है मेरी? आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट अभी यूज में आएगा, ठीक है? ध्यान रखना है इस बात को, भूलना मत। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो इसमें सबसे पहले हमारे सामने इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर होते क्या हैं? तो गौर से समझने की कोशिश करें। ये देख रहे हो? क्लियर? ये हार्ड है। कुत्ता जय जालंग खींच रहा हो 5 न्यूटन थे, ठीक है? कुत्ता जय जालंग खींच रहा हो 5 न्यूटन थे, और बिल्ली जय जालंग खींच रही है 5 न्यूटन थे। क्लियर? दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे हैं? दोनों की डायरेक्शन कैसी है? तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स व्हेन दे आर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। क्लियर? दो वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाते हैं कब? जब उनके मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। समझ में आई बात? इक्वल वेक्टर क्या होता है, बात समझ में आ गई? धीरे धीरे करके चलेंगे, वन बाय वन हम लोग पढ़ते भी चलेंगे, ठीक है? ये हो गया हमारा इक्वल वेक्टर। दूसरा होता है हमारा ऑपोजिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? ऑपोजिट वेक्टर को हम लोग नेगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं। इसको समझने की कोशिश करिएगा। ऑपोजिट वेक्टर होता क्या है? ये इक्वल वेक्टर हो गया। अब मान के चलिए ये भी आ रही है, कुत्ता जालंग खींच रहा हो 5 न्यूटन थे, बोलो भैया। बिल्ली जालंग खींच रही है 5 न्यूटन थे, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग ऑपोजिट वेक्टर बोलते हैं या नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुनो 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 ध्यान से। ऐसा आप फिजिक्स में जगह जगह होगा, और जब मैं करूंगा तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, तो आदत डाल लो अभी। क्लियर? इसको ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। जैसे किसी ने बोला कि ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर, इसका अगर मुझे ऑपोजिट वेक्टर बनाना है तो मैं इसे ऐसे कर दूंगा, यानी इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, और जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी तो ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। समझ में आ रही है बात? मैं पूछूंगा आपसे, जब सिलेबस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, सिचुएशंस आएंगी, मैं पूछूंगा आपसे कि ये बॉल है। क्लियर? ये बॉल है मेरे हाथ में, ये बॉल उठा के मैंने जोर से दीवार पे फेंक के मारी, ऐसे इस बोर्ड पे फेंक के मारी, बोर्ड पे बॉल फेंक के मारी। सपोज करो बॉल की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो बॉल बोर्ड में छेद करती हुई पार हो जाएगी? नहीं होगी, लौटी आएगी, वापिस आ जाएगी मेरी लंग। आई नहीं आई? जब जो बॉल फेंकी थी तो वेलोसिटी कितने गति, लेकिन जब ये लौटेगी तो इसकी डायरेक्शन पलट चुकी होगी, और जब डायरेक्शन पलट चुकी होगी और मैं पूछूंगा आपसे कहा बताओ अब जाके वेलोसिटी कहाँ होगी, तो आप कहाँ कहोगे? -5 मीटर पर सेकेंड, ऐसा बोलते हैं। क्लियर? ऐसा बोलना। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव वेक्टर हो गया या ऑपोजिट वेक्टर हो गया। समझ में आ रही है बात? दो वेक्टर ऑपोजिट वेक्टर कब कहलाते हैं? जब उनके मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन ऑपोजिट हो। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? वैसे इजीली समझ पा रहे हैं ना आप लोग? कितने टाइप के वेक्टर हो गए?
कौन कौन से हो गए? इक्वल वेक्टर और ऑपोजिट और नेगेटिव वेक्टर। पहले इन दोनों को पढ़ लो फिर आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट वेक्टर हम लोगों के सामने है, इक्वल वेक्टर और ऑपोजिट वेक्टर हम लोगों ने समझ लिया। अगला वेक्टर हम लोगों के सामने जो है दैट इज पैरेलल वेक्टर। कैसा वेक्टर? पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो कहानी सेम है। 3 न्यूटन, क्लियर? 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफर कर रहे हैं, है ना। दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर तब कहलाते हैं जब उनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, मे बी इक्वल ऑल्सो, इक्वल भी हो सकते हैं लेकिन डायरेक्शन सेम है। दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर तब कहलाते हैं जब उनकी डायरेक्शन सेम हो लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, लेकिन सेम भी हो सकते हैं। अगर ये मैग्नीट्यूड सेम हो गए तो फिर इसी पैरेलल वेक्टर को मैं इक्वल वेक्टर भी बोल सकता हूं। क्या हर इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर होगा? हर इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर होगा। हर कुत्ता एक जीव होगा। हर इक्वल वेक्टर एक पैरेलल वेक्टर होगा। हर पैरेलल वेक्टर एक इक्वल वेक्टर होगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ में आई बात? क्लियर? तो पैरेलल वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं? जिनके मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है लेकिन डायरेक्शन सेम होती है। ऐसे वेक्टर को हम लोग कौन सा वेक्टर बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर। समझ में आ गया पैरेलल वेक्टर क्या होता है? इसके बाद नेक्स्ट बात आती है जीरो वेक्टर। अगला वेक्टर जो है वो जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। जीरो वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो जीरो वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। नाम से पता चल रहा है, जीरो वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। क्लियर? और इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ये इंडिपेंडेंट है किसी भी डायरेक्शन में होने के लिए। समझ में आ रही है बात? और जीरो वेक्टर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो, इसके ऊपर ये वेक्टर का साइन लगा दिया, जीरो वेक्टर। क्लियर? मैं फिर से बोल रहा हूं, जीरो वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है और इसे ऐसे डिनोट करते हैं। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं जीरो वेक्टर को। जैसे सपोज करिए मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप लोग इस लाइन की लंबाई नापें, इस लाइन की लेंथ नापें। नाप लोगे? नाप लोगे लंबाई क्या की? क्यों क्यों नहीं नाप पाओगी? क्या अनडिफाइंड है? ये है तो सही, बस इतनी है। क्लियर? इस लाइन की लंबाई मुझे नापनी है तो नाप लोगे? कैसे नापेगी? स्केल कहाँ लगाऊं? लाइन पे लगाऊं? ऐसे लगाऊं स्केल? ऐसे सही लगी है क्या स्केल? ऐसे नहीं लगाऊं तो कैसे? अच्छा, न्यो में ऐसे, मतलब जाको जीरो यहाँ मिलना चाहिए जाते ना। लगा रहा ऐसे, ना लगा रहा ऐसे, मैं तो ऐसे लगाऊंगा। बोलो सही है? सही है ना? गलत तो ना ने तो को ठेका है कि जीरो नहीं मानू? मैं इंडिपेंडेंट टू जीरो कहीं भी मानने के लिए, जहां से भी किसी चीज की शुरुआत करता हूं वहां जीरो मान सकता हूं। इसीलिए मैंने बोला था जीरो वेक्टर कैन हैव एनी डायरेक्शन। समझ में आई मेरी बात? क्लियर? तो किसी ने अगर हमसे पूछ लिया जीरो वेक्टर क्या होता है, तो भैया ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसे हम लोग जीरो वेक्टर बोलते हैं। और जीरो वेक्टर की कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। क्लियर? और इसे ऐसे डिनोट करते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। पैरेलल वेक्टर समझ गया, जीरो वेक्टर समझ गया। ठीक है, पहले इसे पढ़ो फिर यूनिट वेक्टर समझेंगे। डू इट। अगला वेक्टर हम लोगों के सामने आता है जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। क्या नाम है? यूनिट वेक्टर। आपको पढ़ लो आप, ठीक है, लेकिन ये आपको क्लियर तकरीबन 2 या 3 दिन बाद होगा। समझ में आ रही है बात? हो सकता है कल तो टेस्ट है आपका, परसों संडे है, मंडे या ट्यूसडे को कुछ चीज़ें और भी पढ़ानी पड़ेंगी, उसके बाद आपको ये यूनिट वेक्टर क्लियर होगा। लिसन एवरीवन, यूनिट वेक्टर होता है क्या है? यूनिट, यूनिट से पता चलता है 1,
यूनिट का मतलब ही होता है 1। क्लियर? यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। दोज वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो होते हैं उनका इस्तेमाल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। यूनिट वेक्टर आर यूज्ड टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ टू डिफाइन द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किसी भी चीज की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। मैं थोड़ा सा एक नमूना आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सपोज करिए मैंने एक ग्राफ बनाया, थोड़ी देर बाद इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे ये समझते हो ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम बचपन से पढ़ रहे हो हैं? एक चींटी है, चींटी कहाँ रखी है मोए ना मालूम, तुम बताओ, बता सकते हो इसको देख के चींटी कहाँ रखी है? बता सकते हो चींटी कहाँ रखी है? ये कहना चाहते हो यहाँ पे? अच्छा यहाँ पे है, क्योंकि तुम समझने वाले में ये x बराबर 2 है और ये y बराबर 3 है, जानते हो ना? x, ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे 2 आ गया, y एक्सिस पे 3 आ गया, यानी सिचुएशन इज दिस। जे रही चैटी, कहाँ पे चैटी? जे रही। क्लियर? तो व्हाट इज दिस? दिस इज द पोजीशन ऑफ द चैटी। सीन क्लियर है? जब नन्हे मुन्ने बच्चे थे तब इसे ऐसे लिखते थे, अब 11th में आ गए, इसका अंदाज बदल जाएगा। अभी तक आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे ही तो लिखते थे, लेकिन 11th में वेक्टर फॉर्मेट में हम लोग इसे ऐसे लिखते हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप। ऐसा करूंगा मैं बार बार। 2i कैप प्लस 3j कैप का मतलब क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करें। 2i कैप एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, j कैप y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और खुदा ना खास्ता जा में k कैप और आएगा हो तो z एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अभी तक 10th में आपने केवल 2 ही एक्सिस पे काम किया, x एक्सिस और y एक्सिस। क्लियर? लेकिन अब आपको 3D मूवी देखना पसंद है तो कमीनो z एक्सिस भी पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है मेरी? तो टोटल कितने एक्सिस होते हैं? हाँ, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। i कैप बेटा जो होता है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, j कैप जो होता है वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और k कैप जो होता है वो z एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? ओके, तो ये जो है, ये जो इनके ऊपर ये मैंने ये क्या लगाया है, ये कैप। इसको कैप भी बोलते हैं, इसको कैरेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाँ, आइदर यू कैन से कैरेट और यू कैन से कैप, दोनों ही वर्ड यूज किए जाते हैं। ये जो है ये कुछ और नहीं है, ये यूनिट वेक्टर है। क्या है ये? मैंने आपको बोला था ना, यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आपने देखा, आई कैप एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जे कैप के कैप जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ रही है सभी को मेरी? किसी को कोई दिक्कत? तो यूनिट वेक्टर अगर कोई मुझसे पूछता है कि यूनिट वेक्टर है क्या, तो भैया यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और इनका इस्तेमाल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। क्लियर? और इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर। ठीक है? ये पूरी कहानी हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। यूनिट वेक्टर आप रीडिंग ले लो। फिलहाल जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम्हें केवल इतने के बाद शायद पल्ले पड़ गई होगी कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। क्लियर? और आई कैप, जे कैप, के कैप से आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैप या कैरेट लगाकर। समझ में आ रही है मेरी बात? अब ये फॉर्मूला कैसे आया, ये मॉड्यूलस क्या है, इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तब हमको समझ में आएगा। क्लियर है? तो फिलहाल पहले यूनिट वेक्टर को एक बार पढ़ लो आप लोग। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कुछ बातें आप लोगों से जानना चाहता हूं। मैं एक पजल बोर्ड पे दे रहा हूं और आपके अंदर थोड़ा सा भी ब्रेन है, क्योंकि आजकल बच्चे गेमिंग वाले हैं। सही बोल रहा हूं ना? कितने लोग गेम्स खेलते हैं मोबाइल पे? रेज योर हैंड। गुड, काफी सारे फॉलोअर्स होंगे आपके। लिसन, चुप रहा, छोड़ दो, बर्बाद हो जाओगे। अगर वाकई में थोड़ा बहुत समझते हो
तो बताओ, एक पजल पूछ रहा हूँ, ठीक है। एक ड्रैगन है, ठीक है। अब वो ड्रैगन है, ठीक है। मैं कुछ बोर्ड पे बना रहा हूँ, आप अपने आप समझना। वो ये जो मैं लिख रहा हूँ ये एक नक्शा टाइप है, चूतिया मेटिक टाइप चीज़ है, तो आपको क्या समझ में आता है वो आप ही समझ लेना, ठीक है। एम मोरेना है, जी ग्वालियर है, ओके। एम मोरेना है, जी ग्वालियर है, और ये सपोज करिए आप 30 सेंटीमीटर का लेंथ है ना। तो ड्रैगन है, ड्रैगन कहां से कहां की तरफ जा रहा है? ड्रैगन मोरेना से ग्वालियर जा रहा है? कहाँ जा रहा हो ड्रैगन? कौन सा कह रहा हो मोरेना से ग्वालियर जा रहा हो? सब ड्रैगन मोरेना ही में है। तो ड्रैगन मोरेना से ग्वालियर जा रहा है, आपको कैसे पता चला बाय द वे? यू मीन टू से एरो इंडिकेट द डायरेक्शन? कितना फासला तय कर रहा है ड्रैगन? है कितनी 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर है, क्योंकि यहाँ मैंने मान रखा है, स्केल मानिए ना यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बोले तो अब जब 30 किलोमीटर लंबी लाइन बोर्ड पे खींच रहे होगा है, तो इतनी लंबी लाइन खींचने के लिए मुझे स्केल में एज्यूम करना पड़ा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? समझ रहे ना? समझ रहे? क्लियर? तो समझ गए? आपको इतना समझ में आया कि जो ड्रैगन है वो मोरेना से ग्वालियर जा रहा है, और जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है दैट इज 30 किलोमीटर, और मोरेना से ग्वालियर जा रहा है। समझ में आया? सिमिलरली किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? एरो की जो लेंथ है क्या रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन? एरो की जो लेंथ है कमीनों चोटों, एरो की जो लेंथ है, लेंथ से तुमने जो तो पता पाला 30 किलोमीटर है, 30 का है ये मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू, पागल से। क्लियर है? बात समझ में आई? सीन क्लियर है ना? तो एरो की लेंथ क्या इंडिकेट करती है? और ये जो एरो का निशान है वो समझ गए? सीन क्लियर है? क्या हुआ? कोई परेशानी? ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। इसे बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं? जहां से शुरू करते हैं। और ये हेड भी बोलते हैं, या टर्मिनस भी बोलते हैं, जहां पर हम लोग एंड करते हैं। कहानी समझ में आ रही है? पढ़ लो। एक क्वेश्चन है इसके बाद, हाउ विल यू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, एक्सप्लेन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। यही दिया है? दो है ना दो? पूछ रहा है मुझसे पोजीशन वेक्टर क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। लिसन एवरीवन, जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देगा। कनपट्टी टोरे हो मैं, वैसे मैं पूछ चुका हूँ यार, बातों ही बातों में तो वो बता चुके हो मुझे। 0 1 2 3 बोलो या। ये -1 -2 +1 +2 +3 -1 -2 -3। सीन क्लियर है? जानते ना जानते ही पता ही है। बताओ कहाँ है चैटी? चैटी कहाँ पे? चैटी -1, यू मीन टू से दिस वाला तो जीवाओ। अच्छा 100 तो ताती और ठीक है। तुम जीवाओ आंखों बात आने तो। क्लियर? सही बोल रहा हूँ? समझ गए? कहाँ है जी?
चेटी तो होती है, लेकिन चेटी कहाँ पे डटी है यही तो पता पड़ रहा है। कहाँ पता पार पा रहे हैं? पोजीशन, पोजीशन किसकी? कहाँ? You mean to say this is the position of the chatty, right? सही बोल रहा हूँ? ये जब नन्हे मुन्ने बच्चे थे 10th में पढ़ते थे, अब बड़े बच्चे हैं, तो बड़े बच्चे इसको कैसे पढ़ेंगे? R vector is equal to -1 i cap plus 2 j cap। क्लियर है? नहीं आई मेरी बात समझ में? तो ये क्या है? What is this? This is the position vector। क्या है ये? अगर देसी अंदाज लिखूं तो इस पोजीशन वेक्टर को ऐसे लिखा जा सकता है, R वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर जेड एक्सेस भी होता तो जेड के कैप, यानी यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट, और तीसरा होता तो जेड तान दे, तो तान दे, तो नहीं तान दे तो। क्लियर है? तो ये कहाँ है? कोई पूछे कि व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, तो हम उसे बोलेंगे द वेक्टर विच स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर आर वेक्टर। इसका जनरल इक्वेशन जो होता है दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। होप यू अंडरस्टैंड? सोच लियो। किसी ने पूछ लिया पोजीशन वेक्टर क्या होता है तो बता तो नहीं पाएंगे ना? क्या बोलेंगे? The vector which specify the position of an object is called position vector. It is represented by the letter R vector. इसका इक्वेशन क्या होता है? R vector is equal to xi cap plus yj cap plus zk cap. सीन क्लियर है? काहुए को परेशानी? पहले पोजीशन वेक्टर पढ़ लो फिर आगे बढ़ूंगा। सभी लोग पोजीशन वेक्टर समझ चुके हैं? The vector which specify the position of an object is called position vector. Right? बढ़ो आगे। अच्छा बताइए उन्हें। उल्लू कोयले, उल्लू उल्लू कौन है? उल्लू कहाँ पे है? अच्छे से बोलो जरा, वेक्टर पढ़ रहे हो कोई मजाक नहीं। इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करो कमीनो है। आई कैप 2 आई कैप, समझ गए? क्योंकि 2 पे है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, यानी उल्लू कहाँ पे है? शाबाश, मैं मर जाऊं कसम से। तो यू मीन टू से इट इज ऑन 2 आई कैप। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? मैंने उल्लू तो करी हप हप, उल्लू यहाँ आएगा। उल्लू, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द उल्लू? You mean to say ये उल्लू की ये पहली पोजीशन थी। ऐसे लिखूं या कैसे लिखूं? समझ गए? समझ गए? आइए ने देखे, बताइए कौन सा बताया मोपैथी? उल्लू यहाँ पे है तो यहाँ पहुंची गो। ये आई जे के तो गए तेल लेने, इधर आ जाओ। उल्लू 2 पे है तो 3 पे पहुंची गो। पहुंची गो नहीं पहुंची गो? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द उल्लू? 3 - 2। भैया बोल पड़ो। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट कितना है? पिछला चैप्टर पढ़ के आए हो ताजा ताजा। बोलो भैया डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर से शो करते नहीं करते? करते। क्लियर? तो आपने बोला 3 - 2। बोलो भैया। तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 में वो कितने गए? 3i। R1 कितने गए? 2i। 3i - 2i i, यानी डिस्प्लेसमेंट में एक पॉइंट चलाऊं एक्स एक्सेस की तरफ। नहीं आई मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? कागुए को परेशानी? तो किसी पट्टे ने अगर मुझसे पूछ लिया कि काय रे फलाने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का होवे है, तो हम बता देंगे। क्या बोलेंगे? The vector which specify the displacement of an object is called displacement vector. इसका फॉर्मूला होता है S vector is equal to R2 vector minus। सीन क्लियर है? काहुए को परेशानी हो तो बताए? पढ़ लो पहले इसे, फिर आगे की बात करूंगा। इसके बाद हम लोगों के सामने एक न्यूमेरिकल दे रहा है, वो आप लोगों को दे रहे नहीं दे रहा है? वो तो जो कह रहा हूं, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज R1 वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है?
और दूसरा एंड आफ्टर सम टाइम इट्स पोजीशन वेक्टर बिकम्स R2 वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप। देन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी एस वेक्टर हमने कैलकुलेट करना है। सही बोल रहा हूँ? एस वेक्टर इज इक्वल टू, मैंने बचपन में पढ़ा था, R2 वेक्टर माइनस R2 कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप। सीन क्लियर है? जय मिटा दूंगा भैया, जरूरत ना आने को। माइनस R1 वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। आप लोग देख पा रहे हैं ना प्रॉपर ऑन द बोर्ड? बोलो भैया। चमका दो, अब कहा डायरेक्ट कर लो थोड़ा सा, चाहे रहने दो, 4 दिन आना रोगे मैंने कहा कराया था वो माइनस अंदर बैठ दूँ तो माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप। चलो भैया 3i कैप माइनस 2i कैप, जी हाँ मेरे भाई हूँ i कैप, 4j माइनस 3j प्लस j कैप माइनस 7k माइनस 4k। ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सीन क्लियर है सभी को? कहा हुए को परेशानी? फटाफट इसे नोट डाउन कर लो, फटाफट इसे नोट डाउन कर लो। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, पोजीशन वेक्टर उसने क्वेश्चन में दिए हैं R1 और R2, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछ रहा है। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं R2 माइनस R1, R2 की वैल्यू प्लेस कर दी, माइनस R1 की वैल्यू प्लेस कर दी और सॉल्व कर दिया। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग, है ना? आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।